वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें जो 10 वीडियोज़ हैं उसमें से ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 2 से लिया गया। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अतीक। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो 3 डिफरेंट वेज में कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहला वे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को क्लासीफाई किया जा सकता है वो है फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की 3 टाइप्स हैं: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कासी कॉन्ट्रैक्ट। और फिर दूसरा वे जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासीफाई किया जाता है वो है इन्फोर्सेबिलिटी, कि एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल मुसलसल रहेगा, नहीं होगा शुरू से, या बाद में हो सकता है कि इन्फोर्सेबल ना रहे, या वॉइड हो सकता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें 6 जो है टाइप्स हैं: वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का डिफरेंस समझना ज़रूरी है। वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, अब वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है। और इलीगल एग्रीमेंट, तो वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का डिफरेंस भी समझना ज़रूरी है। अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, तो ये हमारी 6 टाइप्स होंगी जिनके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद है जी तीसरा, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखना कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन क्या है। तो वो 2 टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट की फर्दर 2 टाइप्स बन जाती हैं: यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम हर टाइप को डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन वाइज क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय वर्ड, अब ये वर्ड्स जो हैं वो वर्बली भी बोले जा सकते हैं, टेलीफोन पर भी हो सकते हैं और राइटिंग में भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है कि अदील ऑफर्स ऑन टेलीफोन टू सेल हिज कार टू बाबर फॉर सर्टन सम एंड बाबर इन रिप्लाई इन्फॉर्म्स अदील दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। तो ऑफर भी हो गई और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई। तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें टेलीफोन पर बात की गई है, तो वर्ड्स बोले गए हैं और उनके थ्रू एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो टेलीफोन पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और इसी तरह रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्रिएटेड बाय कंडक्ट होते हैं, यानी एक शख्स या एक से ज़्यादा शख्स जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस वे में बिहेव कर रहे हैं, उनका कंडक्ट क्या है, उनका एक्शन क्या है, उसकी बेस पर सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि बातचीत की जाए, कुछ लिखा जाए या इवन कुछ बोला जाए। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। आबिद अ शू शाइनर स्टार्ट पॉलिशिंग द शूज ऑफ साजिद इन हिज प्रेजेंस एंड साजिद अलाउज हिम टू डू सो, देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखें तो आबिद की तरफ से भी एक एक्शन है और साजिद की तरफ से भी जस्ट एक एक्शन है जिसमें अलाउ किया गया। दोनों के दरमियान कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए, कुछ लफ्ज ना लिखे गए हैं ना बोले गए हैं, लेकिन उनके जो कंडक्ट है वो ये शो कर रहा है कि वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद साजिद हैज़ टू पे अमाउंट, रीजनेबल अमाउंट जो एक शू शाइनिंग की बनती है वो आबिद को पे करनी चाहिए। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। तो शू शाइनर का कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई हो सकता है। इसी तरह कुली जो है वो लगेज अगर आपका उठा लेता है रेलवे स्टेशन पे और वो एक ट्रेन तक, एक प्लेटफॉर्म तक ले जाता है, तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी जो वहाँ उस रेट के मुताबिक या वेट और जो कह लेंगे डिस्टेंस है उसके मुताबिक उसकी एक रीजनेबल अमाउंट बनती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। थर्ड और लास्ट टाइप फॉर्मेशन वाइज क्लासिफिकेशन में है कासी कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टाइप है क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस रादर देन डिसाइडेड बाय पार्टीज। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि इनमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि पार्टीज ने तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं की, बल्कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि उसमें लॉ ने पार्टीज के ऊपर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंपोज कर दी। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जी जाजिब लीव्स हिज गुड्स एट ज़ारा's हाउस बाय मिस्टेक। ज़ारा ट्रीट्स देम एज हर ओन एंड यूजेस देम।
तो अब चीज़ें तो जाजिब की थी, तो लॉ एक राइट देता है जाजिब को कि वो गुड्स के पैसे अब ज़ारा से ले सकता है और ज़ारा की ऑब्लिगेशन होगी कि शी हैज़ टू पे फॉर द गुड्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यहाँ पर जाजिब ने वो गुड्स सेल नहीं की, कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुई, बट स्टिल जो पार्टीज़ हैं उनके लिए राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए अंडर द लॉ, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो इसको कासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे जाकर हम एक काफ़ी डिटेल में डिफरेंट कासी कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ रहे होंगे एक आगे के चैप्टर में। इन्फोर्सिबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन को अगर शुरू करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसमें तमाम एसेंशियल्स मीट हो रहे होंगे। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अमजद एग्रीज टू सेल हिज सुजुकी मैरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹450,000, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो अगर अमजद बाद में कार देने से इनकार कर देता है तो हबीब उस पर केस कर सकेगा। इसी तरह अगर हबीब उसको पैसे देने से इनकार कर देता है कार लेने के बाद, तो अमजद कैन सू फॉर द प्राइस। तो ये दोनों पार्टीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वॉइड एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट्स जो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते उन्हें वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। और ऐसे इसमें जो डिफरेंस इसमें अंडरस्टैंड करना है कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है। तो वॉइड एग्रीमेंट इज बेसिकली वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब बनता है फ्रॉम द बिगनिंग। तो वाइड एब इनिशियो यानी फ्रॉम द बिगनिंग ही वो वाइड है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इट वॉज नेवर इन्फोर्सेबल। तो ये कभी इन्फोर्सेबल था ही नहीं। तो इसमें लव्स कॉन्ट्रैक्ट यूज़ नहीं करेंगे, इसमें वर्ड एग्रीमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखते हैं कि मारिया अ माइनर बोरोड ₹100,000 फ्रॉम लैला एंड एग्जीक्यूटेड मॉर्गेज ऑफ हर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लैंडर। अब माइनर को तो कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड ही नहीं है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वाइड होंगे। तो फ्रॉम द बिगनिंग ही वो वाइड होगा, वो कभी भी वैलिड था ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब से ही वो इन्फोर्सेबल नहीं था। दिस इज अ वाइड एग्रीमेंट बिकॉज मारिया इज नॉट competent टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लैला कैन नॉट लीगली इन्फोर्स दिस एग्रीमेंट अगेंस्ट मारिया। तो ये जो मॉर्गेज एग्जीक्यूट हुआ है इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगी और ये वाइड होगा। थर्ड है जी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सेकंड टाइप से ये डिफरेंस देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इट इज नॉट इन्फोर्सेबल नाउ, लेकिन ये पहले इन्फोर्सेबल था किसी टाइम पर। A contract which ceases to be enforceable, it means that at some point of time it was enforceable. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. तो पहले वो enforceable था और बाद में जब वो enforceable नहीं रहता तो हम कहते हैं कि वो void contract हो गया है। तो इसमें एक हमारे पास एग्जाम्पल है, A music hall was rented out for a series of concerts. The hall caught fire before the date of first concert. अब जब फायर लग गई तो उसके बाद तो वो कंसर्ट के लिए यूज ही नहीं हो सकता था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो वो बिल्कुल पॉसिबल था, बट बिकेम वाइड व्हेन द हॉल कॉट फायर। तो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ इट वॉज टोटली पॉसिबल और उसकी परफॉर्मेंस हो सकती थी, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब फायर लग गई उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई और ये एक इन्फोर्सेबल नहीं रहा, तो इट इज वाइड कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है void able contract, an agreement which is enforceable by law at the option of the aggrieved party। तो बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा मसला होता है कि लॉ एक पार्टी को ये ऑप्शन देता है कि आपकी मर्जी आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर लें, आपकी मर्जी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर कर लें और कंटिन्यू करें। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। आजम थ्रेटन्स टू किल बाबर इफ़ ही डज नॉट सेल हिज BMW फॉर ₹1 मिलियन टू आजम। अब यहाँ पे थ्रेटन टू किल जो है दैट इज़ कोर्जन। तो और एक ऐसा एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक भी क्राइम है और इसकी पेनल्टी है। बाबर कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल इज BMW टू आजम। अब कोर्जन के अंडर कॉन्सेंट दे दी तो कॉन्सेंट फ्री नहीं है, एंड रिसीव द पेमेंट, पैसे भी ले लिए। Here Babar's consent has been obtained by coercion, has this contract is voidable at the option of Babar। अब बाद में बाबर ये प्रूव कर देता है कि उसकी कॉन्सेंट जो है वो कोर्जन से ली गई थी। तो अब कोर्ट बाबर को ये ऑप्शन देगी कि आपकी मर्जी है, आप ये 1 मिलियन रख लें और BMW जो आपने दे दी है तो दे दी है, और आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कंसीडर कर लें। और फिर जो है कोर्ट ऑर्डर कर देती है अकॉर्डिंगली कि पैसे भी वापस करने पड़ेंगे और आपको आपकी गाड़ी वापस मिल जाएगी। बट आजम हैज़ नो राइट टू इंसिस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। तो जो
एग्रीव पार्टी है जिसको नुकसान पहुंचा था, यहाँ पे देखें तो एग्रीव पार्टी जो है वो बाबर है, तो उसको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर करे या वॉइड कंसीडर करे। इलीगल एग्रीमेंट्स, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल, तो वो इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे। इलीगल एग्रीमेंट्स जो हैं वो भी वॉइड होते हैं, लेकिन तमाम वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। अब जैसे माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है वो वॉइड तो है लेकिन वो इलीगल नहीं है, लेकिन अगर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट इलीगल है तो वो इलीगल भी होगा और वॉइड भी होगा। तो अंजुम who knows that Qamar has stolen goods amounting to rupees 500,000 receives 100,000 from Qamar in consideration of not exposing him। तो ये भी एक इलीगल एक्ट, एक क्राइम को छुपाने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो वो भी इलीगल एक काम है। तो एग्रीमेंट इज इलीगल एंड आल्सो वॉइड, यानी इसको इन्फोर्स भी नहीं करवाया जा सकता। सिक्स्थ है अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो अदरवाइज वैलिड होंगे लेकिन कुछ टेक्निकल लैग कर रहे होते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होना चाहिए तो उस पर राइटिंग नहीं है, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो जिस पे स्टैंप्स लगी हुई होनी चाहिए गवर्नमेंट की, लेकिन वो भी स्टैंप नहीं लगी हुई, तो वो अगर स्टैंप लगा लेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लैकिंग नहीं रहेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो किसी टेक्निकल डेफिशिएंसी की वजह से, किसी एक प्रॉब्लम की वजह से फिलहाल अनइन्फोर्सेबल होता है, लेकिन अगर आप वो टेक्निकल डेफिशिएंसी रिमूव कर दें तो फिर आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं ऑरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, तो ऑरल एग्रीमेंट है तो वो तो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट इज अनइन्फोर्सेबल बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स दैट सच आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। लेकिन अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर पार्टीज उस एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में ले आती हैं और साइन कर देती हैं तो वही आर्बिट्रेशन जो है वो इन्फोर्सेबल हो जाएगी। वंस द एग्रीमेंट इज रिटर्न एंड साइंड इट कैन बी इन्फोर्सेबल। अब परफॉर्मेंस वाइज क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप्स हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड। पहले एग्जीक्यूटेड को देखते हैं। वर्ड जो एग्जीक्यूटेड है इससे भी एक पता चल रहा है कि एक काम हो गया, तो जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर चुकी होती हैं। A contract where both the parties have performed their respective promises। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, a bookseller sells a book on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract। तो दोनों पार्टीज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, अपने प्रोमिसेस परफॉर्म कर दिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच समथिंग रिमेन्स टू बी डन, कुछ ना कुछ अभी होना बाकी है, अभी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल तौर पे परफॉर्म नहीं हुआ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक टाइप को यूनिलैटरल कहते हैं और दूसरी टाइप को बायलैटरल कहते हैं। यूनिलैटरल का मतलब होगा कि एक पार्टी की तरफ से कुछ होना बाकी है, और बायलैटरल का मतलब होगा कि दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ होना बाकी है। इनकी डिटेल में चलते हैं। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड जो हमने एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा उसी की फर्दर टाइप है। A contract in which a promise on one side is exchanged for an act on the other side। In such contract, one party to a contract has performed his part and performance is outstanding against the other part। तो एक पार्टी ने अपना काम परफॉर्म कर लिया और दूसरी पार्टी ने भी परफॉर्म करना है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल की एग्जांपल है। मोहसिन एडवर्टाइजेज द रिवार्ड ऑफ सर्टेन सम टू एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग सन। बाबर नोइंग द ऑफर फाइंड्स द मिसिंग बॉय एंड ब्रिंग्स हिम। तो बाबर ने तो जो काम करना था कि मिसिंग सन को ढूंढ के लाना था वो कर दिया। द रिवॉर्ड इज स्टिल अनपेड, लेकिन मोहसिन ने अभी तक जो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस है, जो अपना प्रॉमिस है कि रिवॉर्ड देना था, वो नहीं दिया। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर चुकी है और दूसरी पार्टी ने अभी तक अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। आगे चलते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज क्लासिफिकेशन में एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की सेकंड टाइप है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें दोनों तरफ प्रोमिसेस होते हैं, यानी प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, दोनों चीज़ें फ्यूचर में होनी है, दोनों चीज़ें अभी तक नहीं हुई। तो दोनों पार्टीज ने जहां पर कुछ ना कुछ परफॉर्म करना हो वो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जाजिब एग्रीज टू टीच गालिब आफ्टर 2 months एंड गालिब प्रोमिसेस टू पे एट एंड ऑफ कोर्स। तो अभी पढ़ाने का काम भी 2 महीने के बाद शुरू होना है, फ्यूचर में होना है, और
जो पेमेंट है वो भी फ्यूचर में होनी। तो जब दोनों चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जो फ्यूचर में होनी है और अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ, तो दैट वुड बी कॉल्ड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्मेंस रहती है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो दिस इज सच अ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज दैट इज येट टू बी परफॉर्म बाय बोथ पार्टीज। So that's all for today. Have a good day.